नमस्ते। हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर उन 350 सालों के सफर पर चलेंगे जिसने असल में भारत की पूरी धारा ही बदल कर रख दी। कैसे बड़े बड़े और बेहद शक्तिशाली साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गए और कैसे वहां से एक पूरी तरह से संगठित प्रतिरोध या बगावत की शुरुआत हुई। चलिए इस बेहद रोमांचक कहानी को थोड़ा करीब से समझते हैं। आधुनिक भारत के निर्माण की इस पूरी यात्रा को हम मुख्य रूप से इन 5 अहम पड़ावों में बांट सकते हैं। प्रांतीय साम्राज्यों का पतन, भारत में ब्रिटिश सत्ता का आना, 1857 का वो ऐतिहासिक विद्रोह, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय और आखिर में जन आंदोलन और सत्याग्रह का दौर। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, यानी प्रांतीय साम्राज्यों का पतन। ये वो समय था जब बड़े क्षेत्रीय राज्यों की नींव अंदर ही अंदर दरक रही थी और उनके खत्म होने से सत्ता का एक बहुत बड़ा खालीपन या कहें पावर वैक्यूम पैदा हो रहा था। अगर हम इस घटनाक्रम को देखें तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि सिर्फ 200 सालों के अंदर कैसे बड़े बड़े साम्राज्य आपसी टकरावों में उलझ कर रह गए थे। 1565 में तालीकोटा के युद्ध ने विशाल विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया। ठीक एक सदी बाद 1665 में पुरंदर की संधि हुई और फिर 1761 आते आते पानीपत की तीसरी लड़ाई ने पूरे परिदृश्य को खंडित कर दिया। और सच पूछिए तो इसी टूट-फूट ने विदेशी ताकतों के लिए भारत के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। अब आते हैं दूसरे चरण पर, भारत में ब्रिटिश सत्ता। और इस युग की सबसे दिलचस्प बात यही है कि कैसे एक बाहरी ताकत ने हमारे अपने क्षेत्रीय विभाजनों से बने उस खालीपन को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अंग्रेजों का ये विस्तार कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी क्रमिक रणनीति थी। शुरुआत हुई 1757 के प्लासी के युद्ध से, जिसने बंगाल में ब्रिटिश शासन का बीज बोया। फिर 1764 में बक्सर के युद्ध ने उनकी सैन्य ताकत का लोहा मनवाया। और असली गेम चेंजर साबित हुई 1765 की इलाहाबाद की संधि, जिसने उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बेहद कीमती दीवानी अधिकार सौंप दिए। यानी अब सिर्फ मैदाने जंग ही नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की चाबी उनके हाथ में थी। अपनी इस आर्थिक और क्षेत्रीय पकड़ को और ज्यादा कसने के लिए अंग्रेजों ने 3 बहुत ही आक्रामक नीतियां लागू कीं। 1793 का स्थायी बंदोबस्त, 19वीं सदी की शुरुआत में आई सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत। इन तीनों ने मिलकर पूरे भारत को ऐसी प्रशासनिक जंजीरों में जकड़ लिया कि रियासतों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जाहिर है, जब दबाव एक हद से ज्यादा बढ़ता है तो धमाका तो होता ही है। अंग्रेजों की इन्हीं बेतहाशा विस्तारवादी नीतियों ने उस गुस्से को जन्म दिया जो 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। और इस क्रांति की पहली चिंगारी भड़की थी मेरठ शहर से। ये बगावत कोई आम बगावत नहीं थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग तबकों और विचारधाराओं के लोग एक अभूतपूर्व गठबंधन का हिस्सा बने। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय इस पूरी क्रांति के एक प्रतीकात्मक नेता बने। वहीं रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे शानदार रणनीतिकारों ने सैन्य कमान अपने हाथों में ली। सब अपना अपना रुतबा भूलकर बस एक मकसद से ब्रिटिश हुकूमत से टकरा रहे थे। खैर, 1857 के इस विशाल विद्रोह को भारी सैन्य बल से कुचल तो दिया गया, लेकिन इसके बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक ऐसी भारी और दमनकारी ताकत के सामने अब आज़ादी की ये लड़ाई आगे खुद को कैसे ढालेगी? रास्ता क्या होगा? इस बड़े सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे चौथे चरण में, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में। असल में अब लड़ाई का तरीका बदल रहा था। युद्ध का मैदान अब हथियारों और रणभूमि से हटकर कानूनों, बहसों और सार्वजनिक मंचों की तरफ शिफ्ट होने लगा था। संगठित राजनीति ने जन्म ले लिया था। इस राजनीतिक बदलाव को अगर हमें किसी एक साल से समझना हो तो वो था 1892। 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने विधायी परिषदों का दायरा बढ़ाया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसने भारतीयों के लिए संस्थागत जुड़ाव और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के नए रास्ते खोल दिए। लेकिन राजनीति का यह सफर सीधा नहीं था। यह गहरे विरोधाभासों से भरा था। जरा सोचिए, एक तरफ 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़ा।
लेकिन ठीक इसके उलट महज 2 साल बाद ही 1907 के सूरत अधिवेशन में वैचारिक मतभेदों ने कांग्रेस को ही नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच दो फाड़ कर दिया। जन एकता और लीडरशिप के बिखराव का ये कैसा अजीब दौर था। अच्छी बात ये रही कि ये राजनीतिक बिखराव हमेशा के लिए नहीं था। आगे चलकर 1916 के लखनऊ समझौते ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर कायम किया। इसी समझौते ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सफलतापूर्वक एकता स्थापित की और सारे प्रमुख राजनीतिक दल वापस एक मंच पर आ खड़े हुए। इस नई नवेली राजनीतिक एकता का नतीजा ये हुआ कि जमीन पर जनता को जोड़ने और विरोध जताने का एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी नजरिया सामने आया। और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी चरण, बड़े पैमाने पर जन आंदोलनों और सत्याग्रह का दौर। इन कुछ सालों में जो हुआ वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 1917 में चंपारण और 1918 में खेड़ा में किसानों ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध या सत्याग्रह के बेहद सफल प्रयोग किए। सब कुछ अहिंसक तरीके से चल रहा था, लेकिन फिर 1919 में ये शांतिपूर्ण सफर एक खौफनाक मोड़ ले लेता है, अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसानों के एक सफल और शांत विरोध से लेकर अकल्पनीय और क्रूर हिंसा तक का ये सफर भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद एक बहुत ही भारी सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है। आज़ादी की असली कीमत आखिर क्या होती है? क्या जलियांवाला बाग की इस भयानक त्रासदी ने ही उस अहिंसक और शांतिपूर्ण सत्याग्रह की नींव को इतना पक्का कर दिया था जिसे उसके बाद कोई भी ताकत नहीं रोक सकती थी? जरा सोचिएगा। इस ऐतिहासिक विश्लेषण के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।